1981 का साल था। कनेक्टिकट का एक छोटा सा टाउन एक ऐसे केस का सेंटर बन गया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आर्ने चैन जॉनसन, एक ट्रबल्ड पास्ट वाला नौजवान, इस सब के बीच में फंस गया। उसने दावा किया कि वो अपनी हरकतों के लिए जिम्मेदार नहीं था। उसने कहा कि शैतान ने उससे ये करवाया। जॉनसन का केस एक लैंडमार्क था। यूएस हिस्ट्री में यह पहली बार था कि डिमोनिक पोजेशन को लीगल डिफेंस की तरह यूज किया गया। इस ट्रायल ने पूरे देश का ध्यान खींचा। क्या कोई सच में सुपरनैचुरल फोर्सेस से कंट्रोल हो सकता है, या ये इंसाफ से बचने की एक बेताब कोशिश थी? ये कहानी मर्डर से बहुत पहले शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत अजीबोगरीब घटनाओं की विस्पर्स से हुई। एक परिवार किसी अनदेखी बुरी शक्ति से परेशान था और एक छोटा सा लड़का एक खौफनाक खेल का मोहरा बन गया। ये आर्ने चैन जॉनसन और उस ट्रायल की कहानी है जो आज भी हमें डराती है। ये उस अंधेरे की कहानी है जो सायों में छिपा रहता है, और उस डर की जो एक कम्युनिटी को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। ग्लैडसेल फैमिली ब्रुकफील्ड, कनेक्टिकट में एक शांत जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनकी यह नॉर्मल जिंदगी 1980 की गर्मियों में बिखर गई। उनका 11 साल का बेटा डेविड बड़ालने लगा। शुरू में यह सफल था। डेविड चुपचाप और अकेला रहने लगा। यूज बुरे सपने आने लगे। उसका छोटा चेहरा दाढ़ से भरा हुआ था। फिर ये बुरे सपने उसके जगते हुए वाकट में भी आने लगे। डेविड भयानक नजरों के बारे में बताने लगा। उसने बताया कि उस पर एक ऐसे आदमी ने हमला किया जिसकी आंखें काली थी और आवाज भयानक थी। परिवार परेशान था। वो डॉक्टर से मदद मांगने लगे, कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश में। लेकिन डॉक्टर्स को डेविड में कुछ भी फिजिकली गलत नहीं मिला, लेकिन उसका व्यवहार और ज्यादा एरेटिक और परेशान करने वाला हो गया। वो अपने परिवार पर घुरता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। वो ऐसी आवाजों में बोलता था जो उसकी अपनी नहीं थी। अपने छोटे से शरीर को दाढ़ में मोड़ता था। दाढ़ ने ग्लैडसेल परिवार को जकड़ लिया। उन्हें शक होने लगा कि कोई बुरी शक्ति उनके बेटे से चिपक गई है, कुछ ऐसा जो समझा नहीं जा सकता था। उनके घर में अंधेरा छा गया था और वो लड़ने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए मजबूर थे। जवाब ढूंढने के लिए बेताब ग्लैडसेल परिवार ने अपने धर्म का सहारा लिया। उन्होंने अपने पल्ली के पादरी से संपर्क किया, मदद की उम्मीद में। डेविड का परेशान करने वाला व्यवहार देखकर पादरी भी मान गए कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को लाने का सुझाव दिया जिसे बुरी शक्तियों से लड़ने का अनुभव हो। फिर आए एड और लॉरेन वॉरेन, जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। एमिटीविले हॉरर जैसे मामलों में शामिल होने के लिए जाने जाने वाले वॉरेन अनजान का सामना करने के लिए तैयार ग्लैडसेल के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार से बात की और डेविड को देखा। उनका निष्कर्ष था कि लड़के पर एक नहीं बल्कि कई बुरी आत्माओं का कब्जा है। इसके बाद कई भयानक झाड़फूंक हुई। कई पादरियों के साथ वॉरेन डेविड की आत्मा के लिए एक आध्यात्मिक लड़ाई में शामिल हुए। घर पवित्र और अपवित्र के बीच एक युद्ध का मैदान बन गया। गवाहों ने भयानक घटनाओं का वर्णन किया। फर्नीचर अपने आप हिल रहा था। घर में अपवित्र आवाजें गूंज रही थीं और डेविड अप्राकृतिक तरीके से मरोड़ रहा था। उसकी आवाज एक कर्कश खर्राटे जैसी थी। झाड़ फूंक ने सभी को थका दिया। डेविड की पीड़ा साफ दिख रही थी। उसका छोटा सा शरीर अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष से जूझ रहा था। वॉरेन और पादरी अपनी सीमा तक पहुंच गए थे। वे बुरी शक्तियों की ताकत का सामना कर रहे थे। हवा में तनाव था और घर में गंधक की गंध फैल गई थी। आर्ने चैन जॉनसन डेबी ग्लैडसेल डेविड के बड़ी बहन से प्यार करते थे। वो ग्लैडसेल फैमिली के साथ डेबी और उसके भाई बहन की देखभाल करने के लिए रहने लगे थे। उन्होंने डेविड की भयानक परेशानी को खुद अपनी आंखों से देखा। उन्होंने डेबी और उसके परिवार पर इसका असर देखा। जॉनसन सभी के हिसाब से एक बहुत ही समर्पित बॉयफ्रेंड थे। वो डेबी की रक्षा करने वाले थे और डेबी के भय को दुख में देखकर वो मजबूर महसूस कर रहे थे। एक बहुत ही गंभीर एक्सोर्सिज्म सेशन के दौरान जॉनसन ने एक पल के जोश में डेविड को परेशान करने वाली बुरी आत्मा को चुनौती दी। मुझे ले लो, जॉनसन चिलट हुए बोले। उनकी आवाज कमरे के भारी माहौल में गूंज रही थी। उन्होंने बुरी आत्मा को डेविड को छोड़कर उनके अंदर आने की हिम्मत दी। यह फैसला प्यार और मजबूरी से लिया गया था, लेकिन इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। वॉरेन्स, जिन्होंने जॉनसन की चुनौती देखी, ने बाद में उनमें एक बदलाव देखा। उन्होंने उनकी आंखों में अंधेरा छाटे हुए देखा। उनके व्यवहार में एक बदलाव जो उनकी रीढ़ की हड्डी में थांदक भर देता था। उन्होंने जॉनसन को चेतावनी दी कि उन्होंने खुद को कमजोर बना दिया है, कि बुरी आत्मा ने उनकी बात मान ली होगी। भाग 5, एक भयानक खोज। महीने बीत गए। भूत भगाने का काम चलता रहा, लेकिन डेविड की हालत में सुधार होता दिख रहा था।
ग्लैडजेल परिवार पर छाया काला साया छंटने लगा था। हालांकि जॉनसन की चुनौती का साया अभी भी मंडरा रहा था। 16 फरवरी 1981 को एक त्रासदी हुई। एलन बोनो, जॉनसन का मकान मालिक और नियोक्ता, मृत पाया गया। मामला बहुत खौफनाक था। बोनो को एक चाकू से कई बार वार किया गया था। इस हत्याकांड ने छोटे से समुदाय को हिलाकर रख दिया, लेकिन जो लोग जॉनसन और ग्लैडजेल परिवार को जानते थे उनके लिए यह खबर और भी भयावह थी। जॉनसन हक्का बक्का और भ्रमित पुलिस को घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर मिला। उसे हमले की कोई याद नहीं थी। वह समझा नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था। जैसे जैसे पुलिस ने जांच की, उन्हें डेविड ग्लैडजेल के भूत प्रेत और जॉनसन द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण चुनौती देने की कहानी का पता चला। सेक्शन 6, द डेविल मेड मी डू इट। यह कहानी का वो पार्ट है जहां सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जॉनसन के लॉयर मार्टिन मिनेला ने एक बहुत ही अजीब डिसीजन लिया। उनका कहना था कि जॉनसन गिल्टी नहीं है क्योंकि उसमें भूत आ गया था। अमेरिका की कोर्ट में ऐसा डिफेंस पहले कभी नहीं देखा गया था। प्रोसिक्यूशन ने इस बात पे हंसी उड़ाई। उनका कहना था कि यह बस एक बहाना है अपनी गलतियों से बाकने का। उन्होंने जॉनसन के पास्ट के बारे में बताया कि वो अग्रेसिव था और वायलेंस कर सकता था। ये ट्रायल मीडिया में छा गया। पूरी दुनिया से रिपोर्टर्स और लोग कनेक्टिकट के छोटे से कोर्टरूम में आने लगे। कोर्टरूम के बाहर भी इस केस पे बहस होने लगी। क्या ब्योर स्पिरिट सच में ह्यूमंस को कंट्रोल कर सकते हैं, या ये बस मेंटल इलनेस है और एक ब्योरा क्राइम करने का बहाना? भाग 7, अंदर कोर्टरूम के। कोर्टरूम मानो एक अखाड़ा बन गया, जहां तर्क और विश्वास की कुश्ती हो रही थी। सरकारी वकील ने सबूतों और तर्कों के आधार पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने गवाह पेश किए जिन्होंने जॉनसन के गुस्से और आक्रामक व्यवहार के बारे में गवाही दी। उनका कहना था कि यह हत्या जॉनसन के अपने अंदर के गुस्से का नतीजा थी, न कि किसी भूत या शक्ति का। बचाव पक्ष ने एक ऐसी कहानी पेश की जो बिल्कुल अविश्वसनीय लग रही थी। उन्होंने वॉरेंस को बुलाया ताकि वो अपने भूतिया अनुभवों के बारे में बता सकें। उन्होंने डेविड ग्लैडजेल के भूत प्रेत से ग्रस्त होने के सबूत पेश किए, ये उम्मीद करते हुए कि जूरी मान जाएगी कि बुरी शक्तियां सच में होती हैं और जॉनसन उनसे प्रभावित था। जूरी ध्यान से सुन रही थी जब पादरी भूत भगाने की भयानक घटनाओं के बारे में बता रहे थे। उन्होंने वॉरेंस को बुरी शक्तियों से अपनी मुठभेड़ों के बारे में विस्तार से बताते सुना। उन्होंने डेविड ग्लैडजेल की तस्वीरें देखीं जिनमें उसका छोटा सा चेहरा दर्द और डर से बिगड़ा हुआ था। गवाही दहला देने वाली थी, लेकिन क्या ये जूरी को यकीन दिलाने के लिए काफी थी कि जॉनसन एक अपराधी नहीं बल्कि एक पीड़ित था? सेक्शन 8, डर के साए। ये केस समाज में फैले एक गहरे डर को छू गया। 1980 के दशक में ऑकल्ट और डिमोनिक चीजों में लोगों की रुचि बहुत बढ़ गई थी। सैटानिक पैनिक, जैसा कि इसे कहा जाता है, पूरे देश में फैल गया। लोग चुपके चुपके सैटानिक कल्ट्स के बारे में बातें करते थे कि वो जानवरों की बलि देते हैं और बच्चों को बिगाड़ते हैं। जॉनसन का केस इन डरों का केंद्र बन गया। यह एक जीता जागता उदाहरण था उस खतरे का, जिसके बारे में बहुत से लोग मानते थे कि वो उनके समाज में छिपा हुआ है। इस केस ने अच्छाई और बुराई, विश्वास की शक्ति और इंसानी समझ की सीमाओं पर अनगिनत बहसों को हवा दी। जूरी एक असंभव से काम का सामना करते हुए कई दिनों तक विचार विमर्श करती रही। उन्हें यह तय करना था कि बचाव पक्ष के असाधारण दावे को स्वीकार करें या नहीं। क्या आर्ने चैन जॉनसन एक खूंखार कातिल था या एक डिमोनिक खेल में अनजाने में फंसा हुआ मोहरा? भाग 9, अनसुलझे सवाल। आखिरकार जूरी ने आर्ने चैन जॉनसन को फर्स्ट डिग्री मैनस्लॉटर का दोषी पाया। उन्होंने डिमोनिक पोजेशन डिफेंस को खारिज कर दिया और जॉनसन को उसकी हरकतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। उसे 10 से 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन उसने केवल 5 साल ही जेल में बिताए। लेकिन यह मामला आज भी लोगों को हैरान और परेशान करता है। यह उस अंधेरे की एक भयानक याद दिलाता है जो इंसान के दिल में रह सकता है और उन रहस्यों की जो हमारी समझ से परे हैं। इस बात पर बहस आज भी जारी है कि क्या जॉनसन सचमुच पोजेस्ड था या बस एक परेशान युवक जिसने एक भयानक अपराध किया। आर्ने चैन जॉनसन और डेविल ऑन ट्रायल की कहानी एक कठोर याद दिलाती है कि कुछ सवालों के शायद कभी निश्चित जवाब न मिले। ये हमें हमारे सबसे गहरे डर, अच्छाई और बुराई के बारे में हमारी मान्यताओं और अनजान के सामने इंसानी समझ की सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है।